हाँ जी। तो आज का टॉपिक मालूम है किसी को क्या है? Marketing strategy to reactivate lost Occupying clients. sales strategy. ग्रेट। तो लॉस्ट क्लाइंट्स जो हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? आई थिंक सभी लोग Good फेस morning. कर रहे हैं यहाँ पे। तो सभी की चिंता जो है ना, हम करेंगे, मगर सबसे पहले अपनी चिंता करेंगे। Yes. तो अगर हम कहते हैं कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, आज मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। सो लॉस्ट क्लाइंट्स क्यों होते हैं? व्हाई डू वी लूज क्लाइंट्स? व्हाट इज द रीजन? At some point, maybe they got dissatisfied with our service or our product quality. Maybe our Due to service miscommunications and in business में basic चीज है कि payments problem is also there. इनको मैं तीन कैटेगरीज के अंदर रखता हूँ। वन, कि किसी वजह से वो आपसे नाराज हो गए। Yes sir. टू, किसी वजह से आप उनसे नाराज हो गए। थ्री, हम उनको भूल गए, वो हमारे को भूल गए। कोई रीजन नहीं है, बस हम गए नहीं उनके पास, वो आए नहीं हमारे पास, और कोई रीजन ही नहीं है उसके अलावा। तो अगर हम पहले दो रीजंस को देखते हैं तो टिपिकली 3 से 7% लोग होते हैं या होने चाहिए जिसमें आप उनसे नाराज हैं या वो आपसे नाराज हैं। अगर आपके ऐसे कस्टमर 10, 15, 20% है तो शायद आप गलत बिजनेस के अंदर हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। नाराज मतलब ऐसे नाराज कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, या आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते, या उनसे दोबारा बिजनेस ही नहीं करना चाहते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई प्रॉब्लम। डू यू गाइस एग्री? इज दिस मेकिंग सम सेंस? तो ये पता कैसे लगता है कि हमारा लॉस्ट क्लाइंट्स का क्या सीन चल रहा है? तो हम सब ने एक इक्वेशन सुनी होगी, क्लाइंट रिटेंशन रेशियो। सुनी है सबने? Client रिटेंशन रेशियो, CRR। A lot of people are big fans of client retention ratio. हमारे सर इतने % क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से। I am not a very big fan of this equation called client retention ratio. There is another ratio which I'm a huge fan of, that is called lost client ratio, LCR. What is LCR? LCR की कैलकुलेशन होती है 1 माइनस CRR। अब आप कहोगे CRR क्या होता है, तो क्या सबको मालूम है या मैं एक्सप्लेन कर दूं? Is there anybody who wants to explain? So CRR is customer retention and reordering. वो जो है राहुल की डेफिनेशन है। CRR की जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग अलग डेफिनेशन होती है। क्लाइंट रिटेंशन रेशियो CRR, जो आप कह रहे हैं रीऑर्डरिंग वाला, वो राहुल सर वाली डेफिनेशन है। Okay. Okay, sir. गॉट इट? क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अब इसको हम एक स्टेप आगे और लेकर के चलते हैं। लॉस्ट क्लाइंट रेशियो को निकालते कैसे हैं? तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेशंस करनी है? टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स सिंस द डे यू स्टार्टेड योर कंपनी। डज एनीवन हैज दैट नंबर? That's the total number of clients since we started the company, sir. यस। अप्रोक्सीमेटली क्या नंबर होगा ये? मेरे पास है 326 है। बिल्कुल ठीक है। Anybody else who would like to share? सर एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास होगा। ग्रेट। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु डिड बिजनेस विद यू इन द लास्ट 1 ईयर। तो क्या आपके पास रफ एस्टिमेट या कैलकुलेशंस हैं या आइडिया है रफ कि लास्ट 1 साल में कितने लोगों ने बिजनेस करा होगा आपसे? 40 से 45 लोगों ने किया सर।
ओके, सो अगर 40 से 45 लोगों ने बिजनेस करा है और 325 या 350 आपके पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स रहे हैं, इसका आप फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, 40 डिवाइडेड बाय 350 या 325 जो भी आपका नंबर आता है। सो अगर हम 40 डिवाइडेड बाय 325 करते हैं तो ये आपका 12% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, लास्ट एक साल में अगर 12% लोगों ने आपसे बिजनेस करा है तो इसका मतलब 88% of the people did not do business with you. Yes, sir. Okay. Anybody else Yeah. can share his or her numbers? Sir, I think, yeah. So my numbers are 21,000 customers till date, and last year around 12,500, took with us. Okay. Because So इसका मतलब आपका nearly 50-60% आपका retention ratio है, यानी कि 40-45% आपका loss because है. our product is renewal in nature, so every year the lease term renews, but still we have lost a lot of clients in the earlier years. Fair enough. Okay. Anybody else who would like to clear his or her number, share his or her numbers? Ashwinder ji, 350. Yes. 350 क्या था? ये numbers of customers, the business who are doing with us. Okay. और total number of customers in last so many years since you started the company कितना रहा? Approx 600. Okay. तो आप कह रहे हैं कि 350 ने आपसे बिजनेस करा 600 में से. Yes, sir. So that is good, around 50-60%. Okay, wonderful. Now, most often जो मैं बिजनेस ओनर से बात करता हूँ तो 2-3 चीजें मेरे को निकल करके समझ में आती हैं बात करने के बाद. One is कि most of the businesses face challenges that they are facing up to 85-90% of lost client ratios. आपने कैलकुलेट करे, किसी का 88% आया, किसी का 55% आया, किसी का कुछ आया, तो आपने ये कैलकुलेशंस निकालनी है और आपको इससे पता लगेगा कि हाउ मच कस्टमर्स, क्लाइंट्स आर यू लूजिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस. अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि मेरा तो नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट वाले बोलते हैं कि किसी ने हमारे से एक घर खरीद लिया, जिंदगी में किसी पर्सन ने एक घर खरीदना होता है, हद से 2 घर खरीदने होते हैं. पहले घर से लेकर दूसरे घर के बीच में आराम से 15 से 20 साल, 20 से 25 साल का फर्क हो सकता है. तो मेरे पास आज जिसने कुछ सामान खरीदा है वो तो 15-20 साल मेरे से कुछ खरीदेगा भी नहीं. तो इसकी वजह से ये इक्वेशन तो मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. क्या आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये इक्वेशन तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, या दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम एक्सपीरियंसिंग वेरी हाई लॉस्ट कस्टमर रेशियोज? समबडी सेड हाँ जी सर. कौन? यस, मेरे फील्ड में अप्लाई होता है सर. हाँ जी अमित. तो मेरे 2 टाइप के कस्टमर्स होंगे. एक आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स जो मुझे रेगुलर काम देंगे जिसपे इक्वेशन लागू होगा, और दूसरे होंगे कि जो डायरेक्ट कस्टमर्स है जिनको हमने किचन वार्डरोब दे दिया एंड बाद में वो मे बी 5-10-15 साल बाद हमारे वापस आएंगे वापस. बिल्कुल ठीक है. नाउ इज दिस थॉट प्रोसेस कंप्लीट एंड करेक्ट इन इटसेल्फ? I don't know sir, that's why I come here for the answer. Okay. अच्छा, एक जनरल थंब रूल है कि आप अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को कब तक बेचना चाहिए, कब तक बेच सकते हो. क्या ये रूल सबको मालूम है? नहीं. हाँ सर मुझे पता है सर. आपने ही बताया. ग्रेट. जब तक उसकी तस्वीर ना टंग जाए दुकान पर. तस्वीर तो टंगी होगी, तस्वीर पे हार ना टंग जाए. सर उसकी दुकान पे या अपनी दुकान पे? दोनों में से किसी के भी. अभी हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे कि हमको लेगेसी बिल्ड करनी है, हमारे को जन्म जन्म तक 7 जन्म का साथ है. जब तक हम ये कहानियां नहीं कर रहे, जब तक इस लेवल पे नहीं आ जाते, तब तक हम ये बात कर रहे हैं, जब तक उसकी या हमारी फोटो पे हार ना टक जाए. अगर आपको जन्म जन्म की कस्में खानी है उसके भी तरीके हैं, बट मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूँ.
सो सिंपल थंब रूल है कि आप किसी एक कस्टमर से कब तक बिजनेस कर सकते हैं या कर रहे होने चाहिए जब तक उसकी या हमारी फोटो पे हाथ ना टंगे। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? जी सर, आती है 100%। 100% Okay. यस। ठीक है। अब अमित तो कह रहा है कि मेरे पास एक बार उसने मॉड्यूलर किचन बनवा लिया, अब तो जिंदगी में कुछ खरीदेगा नहीं मेरे से। तो क्या इस थॉट प्रोसेस में कहीं पे कुछ कमी लग रही है आपको कि अगर एक बार उसने मॉड्यूलर किचन खरीद लिया, एक बार उसने वार्डरोब बनवा लिया, एक बारी उसने जो है अपना घर खरीद लिया, या फिर पास्ट में एक और मेरे 5 months बैच पार्टिसिपेंट थे, उनका आईवीएफ का काम है। आईवीएफ, एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज आईवीएफ? तो जिनके नॉर्मल प्रोसेस में बेबी नहीं हो रहे होते, तो वो टेक्नोलॉजी की, साइंस की हेल्प लेते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली जो है वो इस चीज को कैसे हेल्प करते हैं, दैट इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड आईवीएफ। ओके। अब जब वो आईवीएफ से करते हैं तो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब एक बार उनका बेबी हो गया, मैंने उनको हेल्प कर दी, अब मैं क्या करूं, उनको दोबारा क्या बेचूं, कैसे बेचूं? क्या उनको वो ये बोलूं कि पहले बेबी के बाद दूसरे बेबी पे 50% ऑफ, या गर्ल चाइल्ड के साथ बॉय चाइल्ड के ऊपर 25% ऑफ, क्या बोलूं मैं ताकि वो दोबारा मेरे से बिजनेस कर सके? सो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड डायलेमा समझ में आ रहा है? यस सर। A lot of times, since we do not know कि मैं क्या बेचूं उनको, इसकी वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि एक बार उसने कुछ खरीद लिया तो अब मैं क्या बेचूं। अब हम ये मान के बैठ जाते हैं कि वो दोबारा हमारे से कभी कुछ नहीं खरीदेगा, या 5, 10, 15, 20 साल बाद जब उसका कोई नंबर आएगा तब वो खरीदेगा। सो दिस प्रोसेस इज इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट। इसका मतलब यू हैव नॉट थॉट डीपर एनफ कि वो मेरे से और क्या खरीद सकता है। सो अब यहाँ पर अगर हम एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस देखते हैं, लॉजिकल थॉट प्रोसेस क्या होगा कि लेट अस से अभी अभी आईवीएफ में जैसे हमने बात करी कि बेबी हो गया है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसको सोचने का क्या तरीका है कि हमारे से जो भी सामान उन्होंने खरीदा है उसके जस्ट बाद या उसके बाद वो क्या क्या खरीदते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपसे जो भी अभी उन्होंने सामान खरीदा है, ये जो सर्विस ली है, उसके इमीडिएटली बाद वो क्या क्या खरीदते हैं? कैन एनीबडी शेयर दैट विद मी? So in our case, for example, they are taking a virtual office for business registration. तो virtual office लेने के बाद उनको GST registration चाहिए होता है, कई बार कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, कंप्लायंसेस पूरी करनी होती है, साइनेजेस लगवाने हैं वहाँ पे, बिजनेस कार्ड्स, पूरी स्टेशनरी वगैरह सब रीडिजाइन होएगी। हाँ, वो भी होता है, बट काफी बिजनेस एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो उनको वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट मेजर पर्पस जो हमारे बाद चीज होनी चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन में असिस्टेंस चाहिए और कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस चाहिए, जीएसटी चाहिए, और जब भी नया ऑफिस खुलेगा तो बिजनेस स्टेशनरी वगैरह कुछ तो चाहिए ही होगी। राइट, थोड़े चेंजेस वहाँ भी ओके। चाहिए। अब वेबसाइट वगैरह हो सकता है चाहिए हो। राइट। ओके। और क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है? अब क्योंकि वर्चुअल ऑफिस है तो इसका मतलब इंटीरियर या फर्नीचर वगैरह तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। राइट। और क्या क्या चाहिए होगा? गूगल मैप्स लिस्टिंग चाहिए उनको, एक्सेस चाहिए उस लोकेशंस में, कोई लोकल कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर Amazon के वेयर हाउसिंग है तो उन लोकल कंसल्टेंट से कनेक्ट चाहिए। करेक्ट। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, Nakul and everybody, is make a list of all of these services / products that are required immediately after buying from you or in due course of time after buying from you. और इसके बाद आपकी इतने सारी अमेजिंग थॉट प्रोसेसेस आएंगे, इतने अमेजिंग आपके पास आइडियाज आएंगे, इनसाइट्स आएंगे, दैट यू वुड हैव बीन कंप्लीटली इग्नोरिंग दस फार। ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल नकुल ने बोला कि गूगल मैप लिस्टिंग सर्विसेज चाहिए हो। अब आपको मालूम है गूगल मैप लिस्टिंग के अंदर एक बिजनेस कितना पैसा स्पेंड करता है? Does anybody understand? So some businesses which are not aware of it, would they actually take a proper rental office, physical office, to firstly get a Google listing now, because Google has made it very difficult now. वहाँ पे video verification होता है. So people who want this and can generate business from it, they are ready to spend lakhs. But for example, they don't even know that this service like this they can get for 1,000 rupees a month from us. So that is something, an upsell, which is missing. That is one.
सो इसके अंदर जो है अगर हम बात करते हैं मैप लिस्टिंग्स की, तो 5,000 से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ तक का ऑनगोइंग रेट है जो लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग ए लिस्टिंग कि आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दी, दैट इज वन टाइम जॉब, बट वो लिस्टिंग किस पर्पज से क्रिएट करी है, कौन से कीवर्ड्स ढूंढने के ऊपर आपकी लिस्टिंग आनी चाहिए और टॉप के ऊपर आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लोकल एसईओ। अब आपका अगर वर्चुअल ऑफिस लेते हैं तो वर्चुअल ऑफिस का पर मंथ का अप्रोक्सीमेट बजट कितना होता है पर यूनिट? आपका यूनिट्स आपने डिफाइन करोगे ना, इतना यूनिट होगा इसका मतलब। Yes, sir. So it's an annual plan, 12,000 to 15,000 rupees a year. ओके, अब आप कह रहे हैं कि 12 से 15,000 रुपए महीना पर ईयर तो आप दे रहे हैं, यानी कि 1,000-1,500 रुपए महीने का तो आप चार्ज करते हैं। Right. अगर आपको इसके ऊपर 5,000 रुपए महीना और मिलने लग जाए तो क्या मजा आ जाए? Absolutely. और अगर मान लो कि 10,000 या 20,000 मिल जाए तो क्या हो? Right. Right. मगर आपको यहाँ पर क्या समझना होगा कि जिसने भी आपसे ऑफिस लिया है वो इस चीज का एडवांटेज उठाने के सोच रहे हैं और सक्षम है कि नहीं। अगर सोच ही नहीं रहे तो आपको उनको एजुकेट करना है, क्योंकि वर्चुअल ऑफिस कोई रीजन होगा स्पेसिफिकली जो ले रहा होगा, कोई गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंस होगी जिसकी वजह से उसको लेना पड़ रहा होगा, या कोई उसका बिजनेस प्लान होगा जिसके अंदर वर्चुअल ऑफिस या एक लोकेशन का एड्रेस उसको चाहिए होगा। राइट। उस केस के अंदर आप बोलो कि हम यहाँ से लोकली वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि वर्चुअल ऑफिस ले रहे हैं तो देयर इज अ वेरी हाईली लाइक्लीहुड कि उसका उस शहर में ऑफिस नहीं है, उसका उस शहर में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। राइट। तो आप ये उनको बोल सकते हो कि आपको आना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हम आपके बिहाफ के ऊपर सब कुछ मैनेज कर देंगे और आपको वेरिफिकेशन डिटेल्स ईमेल के ऊपर सारा भेज देंगे, आ जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, व्हाटएवर द प्रोसेस नीड्स एंड रिक्वायर्स। राइट। अगर आपको इसके ऊपर मान लीजिए 100 कस्टमर्स में से 15 या 20 कस्टमर्स ने इसको ऑप्ट कर लिया, कैन यू सी हाउ मच प्रॉफिटेबल इट कैन टर्न आउट टू बी फॉर यू? Absolutely. In fact, we just started 1 year back a business services division for these purposes, and aaj, that's contributing 7.2% of our revenue, and that's recurring in nature. But again, like we are just exploring this कि क्या और services हम दे सकते हैं, क्योंकि those people have already tried and loved our services. तो उनको upsell करना is not a problem at all. They trust us, but हम ही figure out नहीं कर पा रहे क्या services और दे सकते हैं. That is correct. So you have to go and talk to your clients कि आपको जो है ये ले लिया, अब इसके बाद आपको क्या चीजें आपको इमीडिएटली चाहिए। Right. Okay. GST compliance है, अब वो GST जो है शायद वो आपसे ले, शायद आपसे ना ले, बिकॉज जो उनका CA होगा, जो उनके CFO होंगे, वो सारी की सारी चीजें हैंडल कर रहे होंगे। Yes. ओके, मगर लोकल SEO क्या वो कर रहे होंगे, लेस लाइक्लीहुड है इसका। ओके, और इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अब आप शायद आपके माइंड में आ सकता है यार मेरे को तो लोकल SEO का L भी नहीं मालूम, मेरे को तो घंटा कुछ नहीं मालूम इस चीज के बारे में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसा एक सर्विस कंपनी से टाई अप कर लें, या फिर एक ऐसा पर्सन या 2 लोगों की टीम बिठा लें, 1 या 2 लोग जितने रिक्वायर्ड हो उसकी टीम बिठा लें, दैट इज इट, आपका काम हो गया। ऐसे आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आपका काम हो गया आराम से। So I would recommend to start with tying up with an agency, and eventually when things starts moving forward favorably, then you hire a team in-house. Fair point. We have done that for GST division also. We've hired CAs because they are the experts, so they are doing it. Only thing is we are monitoring and we have made the processes around that. बिल्कुल ठीक है। So सबसे पहले तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व करा कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा बेचूं क्या, कि मेरे से उसने मकान खरीद लिया, जैसे अमित दोषी। अमित, आर यू स्टिल हियर इन द कन्वर्सेशन? I'm not sure if Amit is still with us. Yes, sir, I'm there. Okay. So Amit, क्या अब आप सोच पा रहे हैं, जैसे मेरी नकुल के साथ कॉन्वर्सेशन हुई, कि और क्या बेच सकते हैं? Have you started giving it a thought? Yes. क्योंकि एक चीज तो क्लियर होगी, जब तक आपकी या आपके कस्टमर की फोटो पे हार नहीं टंग जाता तब तक तो हमारे को बेचने के अंदर पूरी जान लगानी ही है, मगर बेचें क्या? तो अभी जैसे in my case, once they buy a kitchen and wardrobe, they are going to buy a lot of cutlery and storage stuff. Maybe that I can think of can be something as an upsell or cross-sell in the short term. Post that, once they move into their home, I cannot
understand what else maybe I can do about it. ओके सो तो इसमें लेकिन अपने जैसे मैं सोच पा रहा स्पेशलाइजेशन हूँ नहीं होता अगर हाँ जी अपन बोलिए इसमें स्पेशलाइज तो नहीं है, स्पेशलाइज तो नहीं है, जैसे लुपुल है या ये स्पेशलाइज जिस चीज में है उससे हटके है चीज है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको उसमें समझ में आएगा। आईवीएफ का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, याद हाँ जी, आया आपको? अब हाँ जी। आईवीएफ के अंदर वो कहते हैं कि जो हमने कर दिया, हमारा जो एक्सपर्टीज था वो हमने कर दिया, अब उसके अलावा और क्या बेचे, क्योंकि अब वो रेफरेंस देकर के किसी को हमारे साथ भेज सकता है, हमारे से कनेक्ट कर सकता है, हमारे पास भेज सकता है, मगर यहाँ से तो दोबारा बिजनेस नहीं आने वाला। राइट है। तो इसका मतलब मैंने उनको यही बोला कि यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली एनफ एंड नॉट थिंकिंग डीपर एनफ। तो उनके कुछ महीने के बाद, इस कॉन्वर्सेशन के कुछ महीने के बाद उनका मेरे को कॉल आया कि मनोज सर वी हैव क्रैक्ड दैट। मैंने कहा व्हाट हैव यू क्रैक्ड? कहते हैं जो सीआरआर वाला जो आपने बोला था लॉस क्लाइंट रेशियो के अंदर, उसको रिटेन करके और क्या सेल कर सकते हैं, वी हैव क्रैक्ड दैट एंड वी हैव क्रैक्ड इट बिग टाइम। मैंने कहा क्या करा आपने? कहते हैं आपने जिस दिन बोला था कि वी आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली ना, उस दिन से पहले तो हम सोच ही नहीं रहे थे इस चीज के ऊपर, और जिस दिन आपने बोला कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच रहे हैं, डीपर नहीं सोच रहे हैं, दिमाग में मेरी बात बैठ गई, बैक ऑफ द हेड ये चीज कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में चल रही थी। एंड कुछ दिन पहले वी वर एबल टू स्ट्राइक ए जेवी विद एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी अबाउट प्लेजेंटा प्रिजर्वेशन। ये बात आपको मालूम है? स्टेम सेल, आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, स्टेम सेल इज गोइंग टू बी बिग थिंग। और स्टेम सेल जो है वो जब बेबी बॉर्न होता है उसका तभी ही कुछ करा जा सकता है, उसके बाद नहीं करा जा सकता। ये बात आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगी। Yes, sir, I know. ओके सो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के अंदर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कहते हैं हमारी तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, हमारे को कोई आइडिया भी नहीं था, बट मतलब वी न्यू व्हाट इज स्टेम सेल बट वी आर नॉट इवन थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। कहते हैं अचानक से हमारे पास एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी का कनेक्ट हमारे को दिखा, वी स्पोक टू देम एंड वी आर इन द एडवांस स्टेज ऑफ टाइंग अप विद देम। कहते हैं इससे हमारे प्रॉफिट्स जो है ना डबल से ट्रिपल हो जाएंगे एक पेशेंट के ऊपर हु चूजेस टू गो अहेड विद द स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। What an idea, sir. समझ में आया आपको? Yes, sir. Yeah, because So, payment हमारे upfront है stem cells की सारी, you take it up one go and storage आप हर साल का उनको पे कर रहे हो, तो it's highly profitable that way. यस, मेरे को लग रहा है वो उसका जीवन उसका खत्म हो गया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट। Yeah, sorry. I had bought a new device. I was testing it, so it turned out to be not a great choice. You didn't charge it. The device is ready. I charged it, but it was written कि 4 घंटे चलेगा, but ये तो आधे घंटे में भूल गया। चलो दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे उसको। ओके, सो आपको बात समझ में आई कि मैंने अभी क्या बताया आपको? स्टेम सेल का जो है एक आ गया उसके अंदर, और स्टेम सेल के अंदर जो है 1.5-2 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसके अलग अलग पैकेजेस उन्होंने डिजाइन कर दिए। ऑफ कोर्स दे एजुकेटेड द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स कि अगर आपके बेबी को फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम होती है और अगर आप ये प्लेजेंटा प्रिजर्व कर लेते हैं तो हम इसको इतने साल तक प्रिजर्व करेंगे, और इस प्रिजर्वेशन के XYZ चार्जेस होंगे और ये चार्जेस आपको पे करने हैं। तो जितने सालों के आप चार्जेस पे करेंगे उतने साल तक हम प्रिजर्व करके रखेंगे। तो फ्यूचर में अगर आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये प्लेजेंटा से हम उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। XYZ जो भी उसका सिस्टम होता है उन्होंने बिल्डअप कर दिया उसके ऊपर, एंड दे वर इन बिजनेस। सिमिलरली रियल एस्टेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था एंड एवरीबडी एग्रीड कि हाँ यार रियल एस्टेट के केस के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं, एक बार घर खरीद लिया तो और क्या कर सकते हैं। सो वन ऑफ द बिल्डर्स in real estate in Kolkata, they also shared the same problem with me कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं क्या बेच सकता हूँ उसके अंदर। तो मैंने उनको बोला कि आप जो अपना बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या उसमें आप कोई सैंपल अपार्टमेंट तैयार करके रखते हैं ताकि लोग आकर के उसको विजिट कर सके? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करते हैं, उसके बगैर तो बिकेगा ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो सैंपल के अंदर आपने बनाया होगा वो आपके खुद के प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर ने बनाया होगा, सब कुछ उसके अंदर नियर परफेक्ट होगा, बिकॉज दिस इज द वन विच इज गोइंग टू हेल्प यू सेल मोर स्टफ टू अदर पीपल? कहते हैं हाँ जी।
तो क्या ऐसा हुआ है कि जो लोग आपके साथ विजिट के लिए आए हैं इसके लिए, उन्होंने ही पूछा हो कि अगर हमारे को ऐसा इंटीरियर कराना हो तो लगभग कितना खर्चा आएगा? कहते हैं हाँ जी, मेरे को मालूम नहीं है इसके अंदर पूछते हैं कि नहीं पूछते। तो मैंने कहा ये पता करो आप सेल्स टीम से। सो सेल्स टीम से जब बात हुई, पता लगा, तो उन्होंने बोला कि लगभग 35 से 40% लोग पूछते हैं, मगर हम मना कर देते हैं कि नहीं जी सर, आपको अपना देखना पड़ेगा। हेलो Anuj sir, very correct sir. क्या समझ पड़ी बात? सर जो सैंपल फ्लैट को देखने आते हैं वो तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि पूरा पैकेज ही चाहिए, बिकॉज आई एम सम तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, पूरा इंटीरियर के साथ ही चाहिए। तो दैट्स व्हाट द माइंडसेट ऑफ द पीपल इज। वो अलग बात है कि उसकी प्राइसिंग क्या आती है या वो अलग आता है, बट दे डेफिनेटली इंक्वायर फॉर दैट। सी प्राइसिंग क्या आती है, अगर आपने जो है ये बल्क में बेचना है तो इसका मैंने पूरा मॉडल उनको बनाने में हेल्प करी कि आप इसके अंदर 3 से 5 टेम्पलेट्स बनाओ। टेम्पलेट्स के अंदर जो है आपका ब्रॉडली डिजाइन फ्रोजन है, उसमें से एक चीज को सेलेक्ट कराओ, उसके बाद कलर चॉइस करा लो ताकि हर बंदा उसको अपने आप से पर्सनलाइज कर ले। मगर कहाँ पर क्या लगेगा, अब जैसे वहां पर एक सीनरी लगनी है पीछे या कोई पीछे वो आर्टवर्क लगना है, तो आर्टवर्क की दुकान पे भेज दो, बोलो यहाँ से जाके ले लो, या हमारे पास एक कलेक्शन है इसमें से कोई सेलेक्ट कर लो, मगर आर्टवर्क लगेगा, दैट इज पार्ट ऑफ टेम्पलेट। कर्टन्स लगेंगे। So what you are suggesting, sir, ki we have to think in this direction and then we can give a choices in the interiors. Like we have just one right now, so we can give a economy range, super luxury range, something like that. Yes, आप उसको बोलो कि इसमें 3 पैकेजेस हैं। जैसे उनका उस टाइम के ऊपर 2 BHK का मैंने सैंपल अपार्टमेंट देखा था, तो 2 BHK के अंदर कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा अगर आप 1.5 से 2 लाख की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि एक अपार्टमेंट का हो जाएगा। अगर मान लो 20 लोग आपको बोलते हैं तो क्या आप 20 लोगों का मटेरियल एक साथ एक्वायर कर सकते हो? क्या आप 20 लोगों के लिए सर्विसेज और उसकी कंपनी से टाई अप कर सकते हो? क्या कुछ इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो जहां पर आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल्स का बेनिफिट उठा सको? अब उस केस के अंदर जो इंडिविजुअल बायर है वो प्राइसिंग कभी नहीं ले सकता मार्केट से, जो आप ले सकते हो, क्योंकि आप 20, 40, 50 डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं, एक साथ आप एक्वायर कर सकते हो। एक इंटीरियर डिजाइनर या एक आर्किटेक्चरल फर्म को अगर इकट्ठे 20 प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, उनको भागना ही ना पड़े, उनकी टीम अगले XYZ नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर्स के लिए बुक हो जाए, कैन दे गिव ए बेटर प्राइसिंग फॉर दैट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने 1 या 3 या 5 टेम्पलेट्स जैसे उन्होंने बनाने हैं वो बना लिए, एंड देन फॉर overseeing the projects they would require contractors. Can you go to other companies and tell them कि हमारे पास ये 20 प्रोजेक्ट्स हैं, आपको हैंडल करने हैं, would you be interested? अब ये सब करने के अंदर आपको वन टाइम एफर्ट लगेगा कि कौन सी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना है और किस साथ काम करना है। So this is what DLF has also done. Every smart person does that. Are you doing it? That is the question. Yeah, correct. Actually, this is a win-win for the customer also because sample flats के लिए काफी space optimization पे work किया जाता है builders के point पे, तो वो एक individual buyer कभी कर भी नहीं सकता। And secondly, everybody is so pressed for time, वो कहते हैं यार आप इन्होंने जो किया होगा बेस्ट ही किया होगा। Same I think with Himanshu also, अगर गाड़ी को लेने आ रहा है उसको ज़्यादा knowledge होगी नहीं गाड़ी में क्या क्या लगना चाहिए। अगर आप ही बता दोगे तो I am anyways novice on that. You help me with that and I am ready to pay for it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Manoj sir, my one of the company is in real estate, so I could correlate very well, like a township which is coming in this place. So people definitely inquire for that because that is very tempting. The sample flat is very, eye-catching at that time. So people definitely inquire for that. Absolutely. तो आपको उसके अंदर इस चीज के अंदर 2 या 3 आपको उसके अंदर निकालने हैं कि इसके अंदर जो है ऑप्शन 1 है ये आपका लेट से 2 से 3 लाख के अंदर हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 है ये 5 से 7 लाख में हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 है ये 10 से 12 लाख लगेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका बजट है वो पिकअप कर लिया। ऑब्वियसली अगर आप इस बिजनेस के अंदर है तो आपको मालूम होगा कि अगर अपार्टमेंट की कीमत ये है तो उसका कितने % लोग इंटीरियर में खर्च करने को तैयार होंगे। स्टार्ट बिल्डिंग इन दैट थॉट प्रोसेस। बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंटली हाई कर दिया तो उसका भी कोई फायदा नहीं। Correct, sir. We have never thought about it, so we can give a choice, sir. Definitely, sir. That is Manoj sir, I have a question to this. Can I go ahead? Just give me one moment.
सो अब आप देखोगे कि जब वो सैंपल फ्लैट को ले लेंगे, बाय कर लेंगे, एडवांस जमा करा देंगे, उसके इमीडिएटली बाद उनको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। इंटीरियर हो गया, करेक्ट हो गया। क्या उसको एसी चाहिए होगा, गीजर चाहिए होगा, क्या उसको मॉड्यूलर किचन बनवाना होगा, क्या उसको हॉब चाहिए होगा, क्या उसको चिमनी चाहिए होगी, क्या उसको ऐसे वॉशिंग मशीन चाहिए होगी, क्या उनको ड्रायर चाहिए होगा, क्या उनको और ऐसी कोई चीजें चाहिए होंगी। यस और यस। से कुछ चीजें वो साथ में लेकर के आएंगे पुराने घर से, कुछ चीजें नहीं खरीदेंगे। कैन यू स्ट्राइक JVs, partnerships, associations with other companies who specialize in these kinds of products? अब आप उनको बोलोगे कि मेरा XYZ प्रोजेक्ट है, इसमें 300 अपार्टमेंट है, मेरे को एक ऐसी ऑफर दे दे जो मैं सारे अपने ऑफर्स कस्टमर्स को दे सकूं, जो भी खरीदेंगे, जैसे भी खरीदेंगे, वो तेरे से खरीदेंगे। Is this making some sense? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So a इसके lot of बाद such partnerships come, but we are always cognizant के हमारा data leakage ना हो जाए। अरे तुमने जो बेचना था बेच लिया, दीदी होगी। अब तुम्हारे पास और कोई जिंदगी में आइडिया भी नहीं आ रहा कि और मैं क्या बेचूं। अब इस डेटा को Sir, संभाल के रख के क्या करोगे? Sir, can you mute everybody? There's a lot of disturbance. Yes, I will. Just a minute. Let me just mute it. Okay. अब इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर के चलते हैं कि घर लेने के बाद सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? घर शिफ्ट भी तो करना पड़ेगा। मूवर्स एंड पैकर्स, हेलो। मूवर्स एंड पैकर्स हर बंदे को चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? हाँ ना, चाहिए होगा ना। चाहिए होगा तो सर्विस कहाँ से आएगी, कौन देगा? या तो अपने अपने लोकल लेवल के ऊपर टाई अप करेंगे, या फिर आपने ही किसी बड़ी कंपनी से टाई अप कर लेगी। 350 यूनिट्स हैं, 350 यूनिट्स इवेंचुअली यहाँ पर टाइम टू टाइम मूव करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई कैन शेयर, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, लीड विद यू। रेवेन्यू या प्रॉफिट शेयर के ऊपर बात हो जाएगी। इसके कई मॉडल्स बिल्डअप करे जा सकते हैं। सिंपल मॉडल वुड बी जो मैंने आपको बताया, लिटिल मोर। इनका एक और सिंपलर मॉडल ये हो सकता है। ये 365 यूनिट्स हैं मेरे इसके अंदर। 365 का नंबर इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनके साथ मेरी बात हुई थी उनको 365 यूनिट्स थे, इसलिए वो नंबर मेरे दिमाग में थोड़ा सा अटका हुआ है। अदरवाइज जो भी आपका उसका नंबर होगा, तो आप उनको बोल सकते हैं 365 जैसे जैसे बिकते जाएंगे, मैं इतने रुपए पर लीड के हिसाब से आपको लीड देता जाऊंगा। कन्वर्ट करो ना करो, होता है नहीं होता, वो आपने देखना। अब यहाँ पर ये लीड किस किस को बेची जा सकती है? हेलो, इंटीरियर डिजाइनर्स को बेची जा सकती है, आर्किटेक्ट्स को बेची जा सकती है, कारपेंटर्स को बेची जा सकती है, मॉड्यूलर किचन वालों को बेची जा सकती है, मूवर्स एंड पैकर्स वालों को बेची जा सकती है, अप्लायंसेस वालों को बेची जा सकती है। किसको बेची जा सकती है? सर ये तो बिजनेस में से बिजनेस ही निकाले जा रहे हो आप सर। पॉइंट यही है मेरा। I am giving you the ideas which you probably most of us would not have even thought about. Correct. Yeah. But Actually, but Himanshu now is it right. sounds. But now it's looking like what all can come out. Yes. Is opening up, sir. Yes. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थिंक थ्रू करना है, और उसके लिए एक बंदा या एक टीम 2-3 लोगों की आपने डेलीगेट कर देनी है, जिसका दिन रात का काम ही यही होगा। अगर आप कहोगे कि मैं मेन बिजनेस भी संभाल लूं और इसको भी संभाल लूं, तो सपने देखने बंद कर दो। बट आपको कैलकुलेशन ये करनी है कि अगर 5% लोग, 10% लोग, 20% लोग अगर आपके इस नए ऑफरिंग को ले लेते हैं, हाउ मच वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस? If it helps you push your profits big time, should you not be doing it? Yes or yes? Yes, sir. लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनको समझ ही नहीं पड़ता कि मैं और क्या बेच सकता हूँ। मेरा काम तो हो गया। एक ज्वेलरी बिजनेस के अंदर थे, कहते हैं ब्राइडल ज्वेलरी था, ज्वेलरी उन्होंने खरीद लिया, और क्या बेच सकता हूँ, मेरे पास तो होता ही ज्वेलरी का काम। फिर से सेम, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैंने ज्वेलरी बेचनी थी, मैंने ज्वेलरी बेच दी, अब मैं क्या करूं? नाउ बेस्ड ऑन द साइंस आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू,
can you think what else can be done by this business owner? सर ज्वेलरी में क्या कर सकते हैं सर? मैं तो यही भी तो पूछ रहा हूँ, आप मेरा ही क्वेश्चन मेरे ऊपर ही वापस फेंक रहे हो. So they can tie up with the like dresses and all. I mean, that data is also there. I mean, they would need like lehengas and all. So if, I बिल्कुल mean, ठीक है. the way they Apparels के are साथ में, diversified. डिजाइनर्स अपैरल्स के साथ में, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस लेवल की ज्वेलरी है. मैंने ऐसे ज्वेलर्स के साथ भी काम करा है, कहते हैं कि हमारा 25 लाख रुपए से लेकर 5 से 7 करोड़ रुपए तक का ब्राइडल का वो होता है. ऐसे भी ज्वेलर्स कहते हैं कि जहाँ पर हमारा जो है सिर्फ वेडिंग रिंग्स का ही काम है, ये इतने रुपए से इतने रुपए तक के बीच में वेरी करती हैं. तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने उसके अंदर क्या चीज आपने उनको बेची है अभी अभी, उस प्राइस रेंज के आसपास, या उस प्राइस रेंज के आसपास नहीं, उस प्राइस रेंज के कस्टमर्स और क्या क्या खरीदेंगे और किस प्राइस रेंज का खरीदेंगे. तो अगर अभी अभी किसी ने लेट्स से 25 लाख का उन्होंने अभी अभी ज्वेलरी लिया है, ब्राइडल ज्वेलरी लिया है, तो उनका लहंगा अप्रोक्सीमेटली किस लेवल के आसपास का होगा. यही चीज अगर उन्होंने 1 CR के आसपास की अगर उन्होंने ब्राइडल ज्वेलरी ली है, तो उनका लहंगा किस वैल्यू के आसपास का होगा. अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से बड़ा ये वायरल हो रहा है, नीता अंबानी ने एक उन्होंने जो अपना नेक पीस पहना हुआ है, मालूम है क्या वैल्यू है उसकी? किसी ने ऑब्जर्व करा है क्या होगा उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 500 crores. हाँ, the rumors are 500 crore. वाओ. 500 करोड़ रुपए. और इसके ऊपर जो है क्या चल रहा है मीम्स के ऊपर उसके अंदर कि नीता अंबानी ने कैजुअली पाकिस्तान की पूरी जीडीपी गले में डाल के घूम रही है. So the point is कि अब ये ना क्लाइंट्स कस्टमर्स अलग अलग टाइप के हैं. अब नीता अंबानी का एक एग्जांपल जो एक्सेप्शनल हो गया. ये उस तरीके की ज्वेलर्स को क्या बेचना होगा, उस तरीके की ज्वेलर को क्या सोचना है, उसको सोचने की आवश्यकता है कि नहीं है जिसने 500 करोड़ का हार बेचा है. दैट इज फॉर देम टू थिंक एंड प्लान. बट यही चीज अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि मेरा बायर और क्या खरीदता है. और अगर वो आपसे पहले खरीदता होगा तो इसका मतलब खरीद चुका होगा या उसने डिसाइड कर लिया होगा आपके पास आने तक या आपके पास आने से पहले. अब आपको प्लान क्या करना है कि मेरे खरीदने के बाद क्या खरीदता है वो. दैट इज ऑल द पॉसिबिलिटीज, दैट इज द लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन फोकस ऑन. यस हिमांशु, यू कैन कम इन. सर ट्रैवल में एक एग्जांपल ये भी हो सकता है क्या, बिकॉज इट्स अ ब्राइडल, सो आफ्टर मैरिज पीपल ट्रैवल, सो दैट कैन बी कनेक्टेड, द लीड्स कैन बी कनेक्टेड विद द ट्रैवल एजेंसी. ऑफ कोर्स आपको वहां पर उसके अंदर हनीमून पैकेजेस बेचने हैं, या फिर आपको ये करना है कि सर ये हमने शादी का स्पेशल पैकेज निकाला है, डिपेंडिंग ऑन आप किनको मानते हो. मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो वैष्णो देवी जाते हैं, वो XYZ टेम्पल जाते हैं, वो XYZ जगह जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं. आपने किसी ट्रैवल एजेंट से टाई अप कर लिया या उसको लीड दे दी. लीड दे दी मतलब फ्री में नहीं देनी है लीड, ऑब्वियसली. तो इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए सर लीड्स की? जैसे ट्रैवल वालों को हमने एक एग्जैक्ट लीड दिया, अगर मैं ज्वेलर हूं और मैंने ट्रैवल वालों को कहा ये ब्राइडल अभी हुआ, तो क्या इसकी कॉस्ट होनी चाहिए इसमें? अब वेरी गुड क्वेश्चन. आपके हिसाब से क्या सिस्टम होना चाहिए इसको कैलकुलेट करने का? सर ये कि अगर कन्वर्जन बहुत श्योर है, इफ यू फील दैट इट्स अ टू स्ट्रांग कन्वर्जन, उसकी गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है. आई थिंक हम मुझसे ये पूछ सकते हैं, नॉर्मली आप ऐसी लीड को एक्वायर करने के लिए आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन फॉर एग्जांपल गूगल एड्स पे या फेसबुक पे क्या होती है, एंड देन वी कैन हैव अ मल्टीपल ऑफ दैट बिकॉज़ दिस इज अ क्वालिफाइड लीड इन अ सेंस. कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा, अगर कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा तो क्या करेंगे? सर एक आइडिया है कि सपोजिंगली, मतलब अगर श्योर शॉट कर सकते हैं, तो अगर इफ दे फाइनलाइज्ड देन सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर ट्रैवल 2 3 4 आई डोंट नो. सारे आइडियाज हैं, सारे आइडियाज हैं. They are in the right direction. Now that you have started thinking in this direction is something which I would worth mentioning. कि ये आपने बिल्कुल अच्छा काम करा है, आपने सोचना शुरू कर दिया इस तरीके से. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा, पैसा कितना आएगा वो तो सोचना ही पड़ेगा ना. बिल्कुल ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा, तो कैसे सोचना चाहिए इसके ऊपर. आप उनको बोलो कि एक काम कर, तू 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मेरे से कर ले, तेरे को कोई पैसा नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं लगेगा तेरा, फ्री में दे रहा हूँ तेरे को मैं.
एक्चुअली क्या सर चीज फ्री में दे रहे थे? क्या दे रहे थे फ्री में? लीड्स। ओके, और एक महीने के अंदर अगर आपने उनको 5, 10, 20, 50 लीड्स दी तो आपको सामने दिख जाएगा ना कि उसका कन्वर्जन कितना आ रहा है और वो पैसा कितना बना रहा है, उसका एक परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें ना दो चीजें होंगी, एक कि आपको मालूम नहीं था, आपको रियल पिक्चर पता लग गई। दो कि जब आपको पता लग गई और उसको भी एक्सपीरियंस हो गया कि यार इतना तो मैं कन्वर्ट कर ही लूंगा और अप्रोक्सीमेटली इतने का बिजनेस तो आएगा ही आएगा, तो उसको आपको देने के अंदर भी जलन या मतलब वो हिचक नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी। सर कई बार ये लीड्स ना सीआरआर में भी हम्म, कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ट्रैवल की लीड्स है तो सीआरआर ही होती है मेनली। तो आपको उसका रेवेन्यू। वैल्यूएशन उसी तरीके से निकालना होगा। Who is सर this person? आई एम राशु। गुड मॉर्निंग हाँ सर। जी राशि, गुड मॉर्निंग जी। सर हमारा जैसे प्रोडक्ट है वी आर इनटू I would want you to please turn your camera on if you have not already done that. अच्छा सर गिव मी देन 5 minutes, आई विल कम बैक इन 5 minutes। अभी तो नहीं ऑन कर सकती। अभी अच्छा तो बहुत चलो, डिफिकल्ट है ऑन करना। अच्छा अच्छा चलो, बोलो 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 बोलो। सर व्हाट कैन बी आवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिकॉज हमारा क्या है मेन प्रोडक्ट वी आर इनटू मेन हमारा प्रोडक्ट है सुपरमार्केट डिस्प्ले रैक्स ठीक है। and the related products are the trolleys and the baskets, shopping baskets, shopping trolleys and all the related stuff like cash counters and freezers and everything. But जब सुपरमार्केट रैक लेने के लिए कोई आएगा तभी रिलेटेड प्रोडक्ट बिकेगा ना। अब क्या है सुपरमार्केट में हमारा मार्जिन बहुत कम है, जस्ट 10%, तो एंड दैट इज आल्सो जीपी। तो कैसे करें, हम लोग प्लान कर रहे थे इसको डिस्कार्ड करने की क्योंकि इसकी सेल भी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब कस्टमर इतना नहीं है ना, रिटेल कस्टमर। तो अगर आपको पूरा तो बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करना है तो उसके लिए आप मेरे से मीटिंग बुक कर सकते हो या मेरी वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि लार्ज क्लाइंट रीएक्टिवेशन को कैसे कराया जा सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस कि हमारे पास लोग आते हैं, हमारे से बाय करते हैं और फिर छूट जाते हैं। ओके। तो अब लॉस्ट क्लाइंट का मतलब है उसको वापस से फाइंड करना और उसको कुछ और बेचना। राइट। तो उस केस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। तो सिंपलेस्ट लॉस्ट है कि प्रोस्पेक्ट, नो लॉस्ट प्रोस्पेक्ट या नो नो लॉस्ट वेट, क्लाइंट? लॉस्ट प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं लॉस्ट क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। लॉस्ट प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि लीड आई और कन्वर्ट नहीं हुई। हाँ उनको मीटिंग हो गया, कन्वर्ट नहीं हुई। हाँ, so that is a different situation altogether. That is somewhere you have to work on your conversion ratios, your sales pitch, your objection handling, your follow-up signs. ओके। अब आपने जो बेचना था वो आप बेच चुके हो, अब बेच दिया आपने और उसके बाद आप बैठ गए हो। अब आपने बोला कि मेरा रैक खरीद लिया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं और बेचने के लिए। अब और क्या क्या बेच सकते हो? तो मेरे को मालूम नहीं है, मगर क्या फोर्कलिफ्ट बेचा जा सकता है आपके केस के अंदर? क्या कोई सॉफ्टवेयर बेचा जा सकता है रैक्स मैनेजमेंट का या इन्वेंटरी मैनेजमेंट का? क्या वहां पर उसके अंदर लेबर को ट्रेन कैसे करना है, क्योंकि हाई एंड रैक्स होते हैं या हाइट वाले रैक्स होते हैं, तो उसको बेस्ट मैनेज करने का क्या तरीका होगा? क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम आपका बनाया जा सकता है? ओके, यस वी ऑल कैन डू दैट। ओके, सो यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि रैक खरीद लिए, सेफ्टी गियर्स, जैसे राघव बोल रहे हैं सेफ्टी गियर्स, कि अगर आपके बड़े ऊंचे रैक्स होते हैं, जैसे हमने ना वीडियोस देखे हैं, मैं कभी आई हैवंट हैड अ चांस टू विटनेस द एक्चुअल वेयर हाउस, बट मैंने देखे वहाँ पे 30 40 50 फुट ऊंचे रैक्स होते हैं जहाँ पे सामान लोडिंग हुई होती है। यस यस, हेवी ड्यूटी रैक्स एंड मेज़ानाइन फ्लोर्स, यस। हाँ, व्हाटएवर टेक्निकली इट इज कॉल्ड। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर वो 40 फुट ऊंचा रैक है तो उसमें सामान निकालने के लिए एक आदमी तो है नहीं, या तो वो होगा कि नहीं जैसे पुराने टाइम में होता था, सीढ़ी लगाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे 4 लोग और वहां से उठा के कैच करा देंगे नीचे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको वहां पर फोकलिफ्ट टाइप की मशीन चाहिए होगी। यस। ओके, अब फोकलिफ्ट के अंदर जो है, मैं आपको एग्जांपल्स में आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं है कि ये चीज एक्चुअली ऐसे होती है कि नहीं होती है। जैसे हम रिटेल सेगमेंट की बात करते हैं, किसी हम रिटेल स्टोर में जाते हैं, लेट्स से हम गए मोर के अंदर गए या फिर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के अंदर गए, तो एक रिटेल मैनेजमेंट के अंदर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हिच इज कॉल्ड शेल्फ मैनेजमेंट। राइट। शेल्फ मैनेजमेंट की साइंस क्या कहती है कि जो पहले एक्सपायर होना है प्रोडक्ट वो सामने होना चाहिए और उसके पीछे जितना जितना आप जाते हैं वो उसकी एक्सपायरी बढ़ती चली जानी चाहिए। लॉजिकली बात समझ में आती है? राइट, यस यस।
Very true. ये तो सामने है जो एक आदमी के हाइट के हिसाब से जो उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक कर सकता है। 40 फुट ऊंचे रैक में कैसे होगा ये? हम्म. तो उसके लिए आपको भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो सारी की सारी इन्स एंड आउट्स को मॉनिटर करेगा, वॉच करेगा। ओके. अब या तो ये सॉफ्टवेयर आपका खुद का होगा या आपको ऐसी किसी वेयर हाउस मैनेजमेंट कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ सकता है। So basically, आपके पास inventory management software. इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर जो है ये आ सकता है। अब इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि रैक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या आई डोंट नो वेदर दैट वुड बी द राइट टर्मिनोलॉजी और नॉट, क्योंकि Okay. रैक के अंदर जो शेल्व्स आपके होंगे उसके अंदर जो सामान पड़ा होगा, कौन से शेल्फ के ऊपर पड़ा है, कहाँ पड़ा है, वो कैसे ट्रैक होगा। अब हो सकता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आए, जैसे भी स्पेसिफिक मॉड्यूल हो इसके अंदर आए। ओके, एडिशनल फीचर इन आईएमएस। हाँ, हो सकता है कि अगर आपके पास रैक्स है, मल्टी लेयर्ड सामान है, तो लेयर्स Yeah. कैसे मैनेज होंगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, इसके अंदर सेफ्टी गियर की बात तो करी थी, सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात नहीं करी किसी ने। अब इसके अंदर अगर आप ये इस तरह की चीजें ले रहे हैं, व्हाट इफ समथिंग रियली गोज रॉन्ग, सम शिट हैपेंस, इंश्योरेंस की बात नहीं करी आपने। हेलो, Right. Yes, sir. so the more I am thinking, the more Hmm. opportunities I am able to build up. अब आपके केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो उसने नया वेयर हाउस जीरो से सेटअप करना होगा, तो वो आपसे पहला रैक खरीदेगा, या फिर ये हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी ये वेयर हाउस है, रैक्स कम पड़ गए, उसने एक्सपैंड करा और रैक्स ऐड करने हैं उसने। अब आपको इस तरीके से प्लान करना होगा कि अगर वो नया वेयर हाउस सेटअप कर रहा है तो उसको अपने रैक्स के साथ में क्या क्या बेचना है। अगर वो रैक्स की कैपेसिटी को ऐड कर रहा है, एडिशनल रैक्स ले रहा है, तो आपको क्या क्या बेचना है। Okay. Am I making any sense? Yes, sir. Yes. ठीक है सर. If I can pitch in, Rashu, like something could be, स्टोर तो लोग बना लेते हैं, बट उसके बाद जो डिस्प्ले की ऑप्शंस होती हैं, उनके पास उसकी ऑप्शंस के लिए वेंडर्स नहीं होते हैं, दैट्स अ रिकरिंग थिंग। इवन 2-3 years बाद लोग अपना रैक्स को वेयर एंड टेयर को ठीक नहीं कराते, दैट कुड बी अनदर थिंग इन अपसेल। एंड इफ यू हैव टू गिव लीड्स टू समबडी लाइक अ लाइटिंग पर्सन, नॉर्मली स्टोर की लाइटिंग सबने करवाई नहीं होती है, तो दैट लीड यू कैन फॉरवर्ड टू समथिंग लाइक नहीं, नकुल, लाइटिंग वगैरह तो सब पहले ही हो जाता है, बिकॉज वी मेक केबल ट्रेज आल्सो ना, एंड वी सप्लाई केबल ट्रेज टू देम। ओके, फाइन। सो अगर आपको लीड्स जैसे बेचनी है, देन यू समथिंग लाइक पेटीएम बैंक और ICICI स्वाइप मशीन, you can forward those leads to them also. That could be another way of having revenues. That's just things I could think of. एक नकुल का बात सुन करके मेरे माइंड में एक थॉट हो रहा है। जब आप फेस्टिवल्स होते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, होली, न्यू ईयर, XYZ, वैलेंटाइंस डे, XYZ, जिस तरीके के इवेंट्स होते हैं, जब आप स्टोर्स के अंदर जाते हैं ना, तो स्टोर्स जो है कुछ डिफरेंटली डिजाइंड होते हैं। राइट. सब लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि वो पैकेजेस जो होते हैं वहां पर जो रखे हुए होते हैं, जो सामान के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से डिजाइन करे हुए होते हैं। Yeah, they're in the festivity mode. Yes. पता तो लग ही गया है कि मैं मीटिंग में हूँ। So now, if it is possible for you, हम तो अपने बैठ जाओ। let me just mute everybody first, just a second. Yashu, you can unmute yourself. So now, if it is possible, can you hire a stall designer or rack designer? Stall designer, नहीं, rack designer या shelf designer. So we were actually planning to start a consultancy firm on this, so that we can take a full turnkey project, wherein we do floor, walls and ceiling, everything, because इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप जो है ना, मेरे को उसका टेक्निकली मालूम नहीं है, मगर if you are a rack company, so if you only talk and specialization based conversation on racks and sales, you can do really, really big. Okay. So let me give you some insights about it. जो आपका शेल्फ स्पेस होता है रिटेलर के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है वहां पे रिटेल की सेल का, वो होता है शेल्फ कैसे मैनेज करे जाते हैं। राइट. अब इसके अंदर आप देखो किस किस तरीके से सोचते हैं रिटेल शॉप्स ओनर्स। सोचना चाहिए, सोचते नहीं है, सोचना चाहिए। आपको मालूम है कि जो शेल्फ का एंगल है, दैट इम्पैक्ट्स कन्वर्जन्स। ये बात आपको मालूम है? शेल्फ की जो हाइट है, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स कन्वर्जन। ये बात मालूम है आपको? Yes, sir. Yes.
ओके। और हम्म शेल्फ की जो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पड़े हैं जिस कलर्स के हिसाब से पड़े हैं, दैट आल्सो इम्पैक्ट कन्वर्जन्स। ओके अब आपको ये देखना है कि अगर एक फ्लैट शेल्फ है हम्म और एक उसकी कंपैरेटिवली एक टिल्टेड शेल्फ है, एक आपके पास ये सिंपल फ्लैट शेल्फ, एक है टिल्टेड या शेल्फ। सर फ्लैट टिल्टेड शेल्फ में की से तो कन्वर्जन टिल्टेड में ज्यादा से होगा तो या सर टिल्टेड का कन्वर्जन ज्यादा होगा? सर फ्लैट का ही ज्यादा होगा बिकॉज वो दैट विल बी हैविंग मोर लोडिंग कैपेसिटी। टिल्टेड जो होगा वो इट विल फॉल ऑफ। ओके। अब आप इसके अंदर एक दूसरे तरीके से सोचें कि ओके टिल्टेड शेल्फ है, फॉल ऑफ वाला है, तो ऑब्वियसली आपने उसके अंदर फॉल प्रोटेक्शन वगैरह आ गया, कुछ आपने एज लगाया होगा ना, वो ऑब्वियसली तो नहीं है कि ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा so सामान। the edge is only 1.5 inches height, that's it. But in the cases of the wooden racks wherein we keep the breads and all अरे बाबा मेरी breakfast बात सुन items, तो लो एक वहाँ मिनट पहले tilted पूरी। होता है। हेलो हेलो हेलो, मेरी पूरी पूरी बात तो सुन लो। Yes ओके। sir. अब आपने फ्लैट शेल्फ लिया, किसी ने आगे से सामान उठाया और वहां पर वो एक प्रोडक्ट का गैप आ गया, जो उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो पीछे रह गया। Okay. टिल्टेड शेल्फ के अंदर क्या होगा, आप एक सामान उठाओगे, जो पुराना वाला जो पिछला वाला सामान है वो ऑटोमेटिकली स्लिप होके आगे आ जाएगा, Right. विच विल ऐड कन्वर्जन बिकॉज विजिबिलिटी उसकी खराब नहीं होगी। Okay. अब ये आपको देखना है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। क्या कपड़ों में यूज कर सकते हो? नहीं जी, कपड़ों में तो स्टैकिंग ही होगी, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। बट क्या बॉटल्स, प्लास्टिक पेट बॉटल्स होती हैं, उसके केस में यूज करा जा सकता है? क्या ऐसे जो प्लास्टिक के आपके पैकेजेस होते हैं उसके केस में, जो फ्लेक्सिबल पैकेजेस होते हैं उसके केस में यूज करा जा सकता है? दैट इज फॉर यू टू रिसर्च एंड मार्केट एंड सेल। Okay sir. डज दैट मेक सम सेंस? Yes sir. Very much. Okay. Yes. We'll definitely try on this. हाँ, तो आपको पहले इसके ऊपर रिसर्च करनी है। टिपिकली आप अगर उनको ये बोलते हो, रिटेल स्पेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्स या रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट। ये बात आपको मालूम होगी, आई एम श्योर। Yes. अगर आपने सिर्फ शेल्फ स्पेस के अंदर टिल्ट देने के बाद ये बोला कि आपकी सेल इसके अंदर 5 से 9% तक बढ़ सकती है, वुड दीज पीपल बी इंटरेस्टेड और नॉट? Yes definitely. अब ये प्रूव करके कौन दिखाएगा? आप। केस स्टडीज कौन लाएगा? आप। बेचेगा कौन? आप। प्रॉफिट किसको होगा? आपको ही होगा। अब मेरे को ये मालूम नहीं है कि फ्लैट शेल्फ वर्सेस टिल्ट शेल्फ करने में आपका कितना प्राइस बढ़ जाएगा, शायद कोई प्राइस ना बढ़े, मगर इसको रिकमेंड करके बेचने का आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। सर हमारे प्राइसिंग में अगर कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा, तो आपको हमारी इसके ऊपर प्राइसिंग में प्लान कोई करना चाहिए। डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, तो मगर जस्ट अ गेम ऑफ द ब्रैकेट। हाँ, आपकी जो है ना कॉस्टिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्राइस के अंदर डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 100% लाना चाहिए। ओके ओके। बिकॉज एक रैक बाय करना वुड बी वन टाइम कॉस्ट ओनली, बट उससे जिंदगी भर जो उसकी हर महीने की 5% से 9% सेल बढ़ जाएगी, आपको उसके ऊपर प्ले करना है। हेलो, यस सर, आर यू विद मी ऑन दिस? यस सर, यस सर। सो दैट इज वन। दूसरा, रैक जो है उसके अंदर कितने शेल्व्स होने चाहिए एक वर्टिकल स्टैक के अंदर? Supposingly there is a 6 feet high rack, so there should be ideally 1 feet का gap between all the shelves. मेरे So को 5. बताओ मत, हेलो मेरे को बताओ मत, या आप रिसर्च करो और देखो कि 5 स्टैक्स जो होते हैं वो ज्यादा सेल प्रोड्यूस करते हैं या 4 स्टैक्स ज्यादा करते हैं या 7 स्टैक्स ज्यादा करते हैं। ओके। ये कैसे पता लगेगा? आप ये देखोगे कि टिपिकली ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। जो आई लेवल के ऊपर होता है ना वो चीजें दिखती हैं, जो आई लेवल के ऊपर होता है वो नहीं दिखता, जो आई लेवल के नीचे होता है वो नहीं दिखता। ओके, राइट। आप अगर किसी रिटेल स्टोर में जाते हो, जस्ट बिहेवियर को आप ना ऑब्जर्व करो, अपना और जो बाकी लोग वहां पर हैं। आप उनको ये देखो कि जो बहुत ऊपर वाले शेल्फ के ऊपर रखे, आपने बोला 6 फीट, तो 6 फीट की हाइट पे जो सामान पड़ा होगा इसका मतलब 6.5-7 फुट के आसपास का होगा। नॉर्मल इंडियन मेल्स की हाइट कितनी होती है? हाँ, मगर नॉर्मल मेल इंडिया के अंदर और फीमेल की हाइट कितनी होती है, उसके हिसाब से क्या वो सेलिंग हो रही है। अगर वो सिर्फ स्टोरेज के लिए, आई गेट इट, मगर व्हाट अबाउट द बॉटम मोस्ट शेल्फ? व्हाट अबाउट द शेल्फ व्हिच इज जस्ट अबव द बॉटम? उसके ऊपर सेल कितनी हो रही है? क्या वो ज्यादा है, क्या वो कम है? मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि उसकी बहुत कम होगी, बिकॉज वो घुस के झुक के कोई नहीं देखता। राइट। जो सामने ऊपर के 3 शेल्फ होते हैं वो सबसे ज्यादा रिटेल स्पेस
प्राइस कमांड करते हैं और उसकी सेल भी सबसे ज्यादा होती है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, मेरे को ऐसा लगता है। यू आर इनटू दिस बिजनेस, इट शुड बी ऑन योर टिप्स एज ए रैक कंसल्टेंट और रैक एडवाइजरी Yes, sir. स्पेशलिस्ट। Mm-hmm. फिगर दैट You आउट। might ask. Okay. जब अपने रैक्स की मार्केटिंग आप इस तरीके से करोगे, जैसे आप पूछोगे 3 mistakes रिटेल शॉप ओनर्स और रिटेल स्पेस ओनर्स आर मेकिंग एंड ruining their profits by up to कितने करोड़ पर ईयर, would these people be interested in listening to what you have to say? Yes, definitely. Definitely, sir. Now you are back in the game. अब उनको बताओगे जो हमने बोला कि एंगल का क्या फर्क होता है, हाइट का क्या फर्क होता है, शेल्फ्स कितने होने चाहिए, बॉटम शेल्फ के ऊपर क्या होता है, टॉप शेल्फ के ऊपर क्या होता है। Is there anybody in this session who is into retail space? Retailing का है कोई यहाँ पर पर्सन? Anyone? Yes, sir. I have another business by 24/7 convenience store by day night. So yeah, I'm into retail also. Okay. So आपने ऑब्जर्व करा है 24/7 के अंदर जो हाइट ऑफ शेल्व्स होती है वो जस्ट मेरे लेवल के आसपास होती है, उससे ऊंची नहीं होती है। Yes. Has anybody noticed? Yes. Yes. Okay. क्यों है? क्या वो स्पेस वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो 2 फुट और ऊंचा कर लेते तो और ज्यादा सामान रख पाते वो। क्यों है? अगर राशु जो है, अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करके मास्टर कर ले, यार ये कैसे वर्क करता है, would she be able to consult and advise retail shop owners or retail chain owners this is what you have to do in order to increase and maximize your sales? Absolutely. In fact, मैंने भी जब consultancy ली थी, they guided me why this height is important, and once your store picks up, then आपको height बढ़ा देनी चाहिए इसकी, तो उसके लिए room पहले दे दिया था। How cool is that? So Rashu, Yes, sir. are you still here in the conversation? Yes, yes. This actually makes sense. Yes, तो आपको जो है ना अपने आप को रैक सेलर नहीं बोलना है, आपको रिटेल स्पेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्सपर्ट बताना है अपने आप को, अगर आप रिटेल के अंदर डील कर रहे हैं। सेम वेज अगर आप वेयर हाउसिंग के अंदर हैं तो वेयर हाउस स्पेस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्पेशलिस्ट बताना है अपने आप को, या फिर इसी तरीके से अपने आप को कोई और तरीके से बोलना है। अगर आप बोलोगे हम रैक मैन्युफैक्चरर हैं, you will be treated like one. Okay, and that sir. is the reason you would not be able to generate profitability or Okay, sir. higher or highest profitability that you deserve. Hello. Yes, sir. Okay. I'll क्या work on समझ this. पड़ा? So I'll work on this. This is basically learning about your product in depth and making a research in depth and learning so much out of this and giving a new tag to yourself, Yes. which is highly acceptable in the market. Yes. तो ये पूरी की पूरी डिटेल साइंस जो है मैं अपने 5 मंथ्स वर्कशॉप्स के अंदर डिटेल में कवर करता हूँ, जहां पर हमने पूरे गेम पलट दिया बिजनेसेस की। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, क्रेन्स, सबको मालूम है क्रेन्स क्या होते हैं, क्रेन्स एक्सकेवेटर्स माइंस के अंदर जो यूज होते हैं। सो वन ऑफ द पास्ट बैच पार्टिसिपेंट्स वाज इनटू क्रेन्स। अब जब क्रेन्स के ऊपर बात हुई, ऑब्वियसली जैसे मेरे को रैक्स के बारे में मेरी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है एज ऑफ नाउ, आपसे बात करी मेरे को कुछ नए पॉइंट समझ में आए। जैसे मैं क्रेन्स के ऊपर बात कर रहा था, आई हैड जीरो आइडिया अबाउट व्हाट क्रेन्स वर और आर, अपार्ट फ्रॉम की क्रेन्स क्या होती है इसके अलावा। सो एजेड मैनेजमेंट की चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर डिगर्स हैं तो कितने इंच की डिगिंग कर सकते हैं, उसके अंदर रिप्लेसेबल पार्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं, XYZ सारी स्टोरी पता लगी उसके अंदर। तो वहीं से हमने बिजनेस मॉडल को ऑल्टर कर दिया। इवेंचुअली उन्होंने एक पर्सन डेजिग्नेशन बनाया, क्रेन लॉस रिडक्शन एक्सपर्ट। हेलो। यस सर। ओके। क्रेन लॉस रिडक्शन एक्सपर्ट का क्या मतलब था कि आपको क्रेन कौन सी खरीदनी चाहिए। अब पूरी साइंस हमने डेवलप करी, हमने पूरा रिसर्च करा। You will end up buying the wrong product from wrong company and wrong model of the crane. Eventually, you will lose revenue or profits
for the age of this crane, which is about 5 to 7 years. Okay. ये Yeah. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. अब जब क्रेन के ऊपर बात करी उन्होंने तो नाइजीरिया से 2 ब्रदर्स आए यहाँ पर, जिनका माइनिंग का उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट करना था, और यहाँ पर आके इन्होंने कॉल वॉल करी तो देवर प्लानिंग, आई थिंक होंडा की या जो भी थी, चाइनीज क्रेन्स खरीद रहे हो, क्या रीजन है? उन्होंने बोला कि वो 4-5 लाख रुपए सस्ती है। अब इन्होंने वापस अपना 17 पॉइंट का क्राइटेरिया खोल दिया कि आपने क्रेन लॉस रिडक्शन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट से बात करी होगी, तभी आपने डिसाइड करा होगा। कहते हैं who the hell is this designation? I don't know. अब ये हमने स्ट्रेटेजिकली थॉट प्रोसेस बिल्डअप करके एक डेजिग्नेशन हमने बिल्डअप करा है, तो पूरी दुनिया की किसी और कंपनी में ऐसा कोई डेजिग्नेशन हो सकता है क्या? सर नहीं हो सकता, because that's your own क्योंकि ये तो मेरे घर के अंदर मैंने बैठ के बनाया है। हाँ, right. मगर इस एक बारी मेरे को बात कर लेनी चाहिए इससे। कहते हैं ठीक है, आप कल ऑफिस आ जाओ, ये फ्री सर्विस है, आप इस सर्विस को ले लो। वो 10 बजे का टाइम दिया था, भाई साहब 9:30 बजे पहुंच गए। 9:30 बजे आ गए वहां पर। खैर 10 बजे ऑफिस खुला तो उनको चाय नाश्ता वगैरह करवाया, तो उनको इंडियन फूड वगैरह टेस्ट कराया, आई थिंक पाव भाजी या छोले कुलचे या व्हाटएवर, ओके। और उसके बाद जो है बात स्टार्ट हुई, तो उन्होंने पूछा कि ये फैक्टर आपने कंसीडर करा है, ये फैक्टर करा है, ये फैक्टर करा है, ये फैक्टर करा है, फ्यूल का कैसा होगा, कंजम्पशन आफ्टर सपोर्ट कैसा होगा। उन्होंने सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन करे, एंड द बोथ ऑफ दीज ब्रदर्स वर कंप्लीटली ब्लोन अवे। कहते हैं हमारे धंधे के बारे में इतने सालों से हमारे कोई नहीं बातें मालूम है जो आपने खोल के बताई हैं। दैट इज वन। दूसरा, कहते हैं ठीक है आपकी क्रेन्स महंगी है, मगर कैलकुलेशन करके निकल करके आया है कि उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट महंगी है। ओवर ए पीरियड ऑफ 5, 6, 7 years they will turn out to be way much cheaper, that we can buy 2 or 3 Chinese cranes in the price of one that you are selling. आपको बात समझ में आई? हाँ जी सर, यस। कि हमारे को जो है वो वैल्यू जो है वो चाइना की क्रेन्स की 3 गुना हमारे को पे करनी पड़ती है अगर चाइनीज क्रेन्स लेते, एज कम्पेयर टू अगर हम ये ले रहे हैं। सो वी विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द ऑपरेशन साइड ऑफ थिंग्स ओवर ए स्पैन ऑफ 5 to 7 years ऑफ लाइफ ऑफ दिस क्रेन। अब उसके बाद क्या कि ठीक है क्रेन्स को वापसी लेंगे, फाइनलाइज करो। तो उन्होंने जो 2 क्रेन्स का ऑर्डर देना था दे दिया। उसके बाद निकलते निकलते उन्होंने बोला कि वी ऑल्सो नीड XYZ। उन्होंने कहा हाँ जी, पर उन्होंने बोला कि एज ए कंसल्टेंसी सर्विसेज विल चार्ज यू 15 to 20% ऑन मार्कअप, या शायद 10% ऑफ मार्कअप ऑन वट एवर यू बाय थ्रू अस। कहता है ओके डन। इस बंदे का पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहता है मेरे को अपनी खुद की क्रेन के ऊपर तो मात्र 2 से 3% मार्जिन मिल रहा है। राइट एक्चुअली। और कह रहा है मैं जो वहां पर बेच रहा हूँ वहां पर 10% देने को तैयार है, ओवर एंड अबव जो उसकी कॉस्टिंग है। Can you see the difference? How it and how you can sell more and more often to these people? Yes, sir. Everybody, yes? Yes, sir. What about the rest of the people? Is this making sense with everybody? Yes, no, not so much. बेकार है, टाइम वेस्ट हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। So basically pricing calculate ROI we have to make sure कि अगर वो सस्ता भी है, और I mean how the ROI is coming out, that's what we have to go dig deeper in that. Of course, see, ऑन कर रहे हो या तो आपको उसकी स्पेशलाइजेशन को मास्टर करना पड़ेगा, और यू ब्रिंग इन अदर एक्सपर्ट। अगर आप किसी और एक्सपर्ट को लेकर गए तो आपका एफर्ट तो जीरो ही हो गया उसके अंदर। आपको सिर्फ लीड पास ऑन करनी है, या तो लीड की आपने पैसा चार्ज करना है लीड देने का। अगर आप लीड दोगे तो फिर आप कि नहीं जी आप मेरे को ही लीड दोगे तो एक्सक्लूसिविटी टाई अप कर सकते हो, ठीक है भैया इतना पैसा लूंगा मैं।
और अगर आपका उसके साथ में पूरा पूरा फुल टाई अप है रेवेन्यू या प्रॉफिट शेयरिंग का, वो भी मुझे करना है, एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल प्रॉफिट आपके साथ शेयर हो जाएगा वो। तो आप देखो कितने सारे टाइप के इसके मॉडल्स निकाले जा सकते हैं। किन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन, हिमांशु, वाज इट यू? यस सर, मी। हाँ, तो आप देखो कि कितने तरीके के मॉडल्स निकाले जा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ लीड्स बेचने के इसके अंदर हो तो उसमें तो आपको पर पैसा अपने लीड का आपने डिफाइन कर लिया, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी, आई डोंट नो कितना लीड्स का वॉल्यूम है, कितना लोग आप करना चाहते हो। आप उस लीड को कितने लोगों को दे सकते हो। जैसे मैंने अभी दिखाया था कि ज्वेलरी के केस के अंदर आप जो है किस किस को दे सकते हो, या रैक्स के केस में आप किस किस को दे सकते हो। वो लीड जो है वो सारी इंडस्ट्रीज के लिए है ना, क्योंकि आपके खरीदने के बाद ही खरीदी जाएंगी वो चीजें। तो और हर एक इंडस्ट्री के अंदर भी आप सिर्फ एक वेंडर के साथ नहीं जुड़ सकते हो, या मल्टीपल वेंडर से जुड़ सकते हो। अगर आप हर एक इंडस्ट्री में एक वेंडर से जुड़ते हो तो आप एक्सक्लूसिविटी टाई अप साइन करोगे उनके साथ। एक्सक्लूसिविटी टाई अप मतलब मोर मनी। हेलो, हाँ जी नकुल। नॉर्मली जब भी हम ये क्रॉस सेल करने की कोशिश करते हैं कोई सर्विसेज, तो क्वेश्चन यही होता है कि हमारी सर्विसेज पे तो हमारे SLAs कंट्रोल में सारे प्रोसेसेस हैं। न्यू सर्विस में नॉर्मली चीज़ें खराब भी हो सकती हैं और हमारी एक्सपर्टीज नहीं है और बिल्कुल, कस्टमर को हम बिल्कुल, लूज कर लेते हैं। तो पूरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस जो परफेक्ट था, नियर परफेक्ट था, जस्ट बिकॉज वी वेंट फॉर अपसेलिंग दैट, वी लॉस्ट दैट Absolutely spot क्लाइंट। on. Absolutely spot on. You just got 2 likes for asking this question. So आपको जो है ना टाई अप करना किसके साथ में है। अब ये तो है नहीं कि किसी भी आंडू पांडू से अरे गरे से रोड चलते कंपनी से उठा के टाई अप कर दोगे। नहीं, कई बार हम इन हाउस भी कर लेते हैं, बट इन हाउस भी हमारी एक्सपर्टीज उतनी नहीं होती, हमें लगता है वी I कैन would डिलीवर। prefer you not to do those things in house. आपको सिर्फ एक पर्सन या टीम रखनी है जो इस सारी चीजों को मैनेज करेगा। ठीक है। आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, नए प्रोडक्ट खुद नहीं बनाने हैं, बिकॉज दैट मे रिक्वायर अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल सेट एंड एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ओके। तो आपको स्पेशलिस्ट को यू हैव टू ब्रिंग ऑन बोर्ड, एंड दैट इज वेयर द साइंस ऑफ जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएशंस, टाई-अप्स, पार्टनरशिप्स स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। Saying That is either the beginning outsource of or our process. yeah, you're saying either outsource or Yes. as Rahul sir says, dedicated resource. If it can be managed in house, then dedicated resource for that. नहीं, I don't prefer that. Dedicated resource in house for managing all these things. आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपको जीरो से ग्राउंड अप स्टार्ट करना पड़ेगा और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फॉल ऑन यू। नो, दैट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया फॉर दिस प्रोसेस। आपको स्पेशलाइज के साथ में, पर्सन के साथ में, स्पेशलिस्ट के साथ में ही टाई अप करना है। आप ये करते हो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपको लगता है कि ये मैं इन हाउस मैनेज कर सकता हूँ, देन इट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, नॉट एट द बिगिनिंग राइट अवे, एब्सोल्युटली नॉट। Fair point. Get it. Sir, what you're saying is to keep a coordinator in between who can coordinate among this service providers and our clients, something like that. आप उस पर्सन को क्या नाम देते हो या आपने डिसाइड करना है, कोऑर्डिनेटर रखना है, एडवाइजर रखना है, XYZ कंसल्टेंट रखना है, कुछ भी रखना है, वो आपके ऊपर है। पर उसका काम यही होगा, उसका काम यही होगा कोऑर्डिनेट करना। आ रही हैं, हाँ, लीड्स आपके पास आ रही हैं, रिलेवेंट जगहों के ऊपर पहुंच रही हैं, उसका पैसा फ्लो इन कर रहा है और लीड्स कन्वर्ट हो रही हैं, कितनी कन्वर्ट हो रही हैं, ये सारी चीजों को ट्रैक, so that we can decide the money to be asked for the leads later on. एग्जैक्टली। बिकॉज बिजनेस तो तभी निकल करके आएगा ना, अगर आप ऑलरेडी 100 करोड़ के बिजनेस के ऊपर और मैं आपको बोलूं जी इसमें 50,000 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट आएगा हर साल, आप कहोगे पागल है, क्या बात कर रहे हैं। Correct, sir. तो आपको यहाँ से ना स्केल निकालना है कि आप किस स्केल के ऊपर ले जा सकते हो। उस स्केल के शुड आई आउटसोर्स इट और शुड आई इवन फोकस ऑन दिस पॉइंट एट ऑल। एक्सपेंसिव फार्म हाउस कौन सा है? वरुण कोहली, ये सारे के सारे B2B के एग्जांपल्स ही तो हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। रैक वाला जो था B2B एग्जांपल ही तो, सर वो तो सी हो गया ना सर, वो तो एंड यूजर है जो रैक कैसे वाला है, सी हो गया? जैसे कैसे सी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो है। गया? हाँ, कैसे सी हो वो गया? तो अगर रिटेल आपने चेन खोली है, आपके पास मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस हुआ। मैं रैक जो बेच रहा हूँ, अगर कोई वेयर हाउस है तो बिजनेस टू बिजनेस हुआ, तो बिजनेस टू रिटेल कैसे हुआ? बिजनेस टू एंड कस्टमर कैसे हो गया वो? मेरे को अपने घर में थोड़ी रैक लगाना है वो। सर वो तो
अगर हम मान के चले, वो तो बिजनेस में वन टाइम लगाएगा रिटेल में, और मेरा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर ये में है, आपने कैसे बोल मैं दिया? रिलेट ही नहीं कर एक पा ही रहा हूँ। आउटलेट थोड़ी होगा उसका, उसके मल्टीपल आउटलेट्स एक्चुअली हो सकते हैं। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सर ये बिजनेस जैसे मैं इसमें ढूंढ सर नहीं एक पा मिनट रहा हूँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये B2B कस्टमर का मतलब है चैनल मार्केट भी तो हो सकता है सर, जिसमें चैनल हम लोगों का जो सिस्टम है, हाँ हम लोग चैनल बिल्कुल मार्केट करते हैं। तो बिल्कुल ठीक हमारे है। राइट। चैनल मार्केट से क्या होता है कि वी आर लूजिंग द क्लाइंट कस्टमर्स, वी हैव वर्क विथ अस 2.5 year, 3 year, 4 year, 5 year, but due to certain uncertain reason we have lost that customers. So how to revive that customers again? सेम चीज, आपका कस्टमर जो है और क्या क्या खरीदता है। अब आपने कहा कि आप जो है स्टीलवर्ड से आप या तो टायर्स में डील करते होंगे, या फिल्टर्स में डील करते होंगे, या आप हेलमेट्स में डील करते होंगे। हम लोग ऑटो कंपोनेंट में डील करते हैं, ऑल 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स ऑटो कंपोनेंट्स का हमारा बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है। अब ऑटो कंपोनेंट्स जो खरीदने आएगा, मैं ऑटो कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। एक मिनट, जस्ट म्यूट एवरीबॉडी फर्स्ट। पास्ट में एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो कहते हैं कि हमारे पास कैटलॉग में 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब कहते हैं कि हमारी जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पर हमारा सारा ये हम माल सप्लाई करते हैं, ट्रक के पार्ट्स बनाते हैं। ओके, अब ट्रक के पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट्स के अंदर 80-20 करके आप ये आइडेंटिफाई करो कि सबसे ज्यादा ट्रक का पार्ट बिकता कौन सा है। तो उन्होंने टॉप 10, टॉप 20 उन्होंने ट्रक के पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ जब आपने टॉप 20 ट्रक के पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए जो सबसे ज्यादा सेल प्रोड्यूस करते हैं, आपने नेक्स्ट कैलकुलेशन उसमें क्या करनी है कि इन ट्रक्स के पार्ट्स के साथ में और क्या क्या चीजें लोग खरीदते हैं, और क्या क्या चीजें खरीदते हैं। अब मेरे को टेक्निकली याद नहीं है जो उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि जैसे एक ट्रक का कोई अब मेरे को याद नहीं है, उन्होंने बताया था कि एक्स पार्ट होता है, तो इसके साथ में ना ये रबर का वॉशर भी जाता है, इसके साथ में ये क्लिप भी जाता है, उसके साथ XYZ भी जाता है। क्योंकि जब अब उन्होंने कहा कि लोग क्या करते हैं कि ये ट्रक का पार्ट, तो उस केस के अंदर अब मेरे को टेक्निकली याद नहीं है, उसके अंदर उन्होंने बोला उसको आपने एक ही पाउच में वो 3-4-5 चीजें सारी की सारी एक साथ दे दी। उनको ये बता करके समझा करके कि वैसे तो ये सेपरेटली भी मिल सकता है, मगर आपको ये 3-4 चीजें चाहिए ही होंगी, क्योंकि ये कंज्यूमेबल है, ये पार्ट रिप्लेस होगा तो ये भी आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो अब ये चीज करने से आपने सेम कस्टमर को ज्यादा पैसे का माल बेच दिया। ओके, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के अंदर आपने इसको यूज करा और आपने ज्यादा पैसे का माल बेच दिया। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो होगी कि आपको जो है क्लाइंट को वापस कैसे कैसे लाना है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग लगेगी, ईमेल मार्केटिंग लगेगी, और साथ ही साथ में आपकी क्या लगेगी, वीडियो मार्केटिंग। कि आपको सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि वो आपके पास वापस क्यों आए। अब आपने कहा कि मैंने नए प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए अपने पास। अब जैसे हम राशु की बात कर रहे थे या नकुल की बात कर रहे थे, अब क्लाइंट को ये बताना कैसे है कि हमारे पास ये एडिशनल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, हमारे पास ये एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल प्रॉफिट जनरेशन सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हाउ कैन दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट? सो व्हाट्सएप मार्केटिंग, email marketing, video marketing, and if it is applicable, even Facebook marketing would help you spread that message. कि अगर उसको मालूम ही नहीं है कि आप और क्या क्या बेच सकते हो तो वापस कभी नहीं आएगा, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो ये प्लेटफॉर्म्स हो गए। स्ट्रैटेजी क्या हुई? सी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि मैं करूं क्या, आप आइडेंटिफाई करो कि और क्या क्या बेच सकते हो। अब उसके बाद हो गया करूं कैसे, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप होगा, वीडियो मार्केटिंग होगा, ईमेल मार्केटिंग होगा, फेसबुक मार्केटिंग होगा। फेसबुक के अंदर हमने 2K1W की साइंस बहुत बारी डिस्कस करी है, वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के अंदर भी डिस्कस करी है, और मेरे यूट्यूब के ऊपर भी वो पड़ी हुई है स्ट्रैटेजी। आर देयर एनी पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय यूट्यूब चैनल? So I would want you to go to YouTube right now
look for Manoj Bajaj Profit Coach and subscribe the channel right now. I give you a few seconds so that you can do it right now.